नमस्कार। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बदले जाने वाले हैं? क्या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाने वाला है और कब हटाया जाने वाला है? तमाम सारे सवाल हैं। कल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कार्य समिति की बैठक हुई भारतीय जनता पार्टी की, उसमें तमाम सारे तीर चले, तमाम सारे बाण चले, कुछ केशव मौर्य की तरफ से चले, कुछ योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। उनके तमाम सारे मतलब निकाले गए। और जिस चीज़ पर बैठक करने के लिए सारे लोग जमा हुए थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस पर बहुत कम बातचीत हुई। आधे समय योगी आदित्यनाथ की टीम और केशव मौर्य की टीम और दिल्ली वाली की टीम सिर्फ़ और सिर्फ़ अखिलेश यादव की रणनीति को, राहुल गांधी की रणनीति को, प्रियंका गांधी के भाषणों को कोसते हुए पाए गए। आधे समय इस पर विचार मंथन चलता रहा कि संविधान की किताब दिखाकर संविधान के नाम पर हमारे वोट काट लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्यों हारी? क्यों भारतीय जनता पार्टी का ये बुरा हाल हुआ? इस पर चिंतन मंथन कल भी नहीं हुआ। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ हटाए जाएँगे? अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में कि क्या अखिलेश यादव और मजबूती के साथ आएँगे? अब सवाल सबसे बड़ा ये भी है कि क्या अब पूरी तरीके से अखिलेश यादव का रास्ता साफ हो चुका है? अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कमज़ोर होते हैं और 2027 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहले ही ये कहा जा चुका है कि 2027 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल होगा। तो क्या अखिलेश यादव की किस्मत चमकेगी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में? आज इस पर चर्चा करेंगे। केपी मलिक सर हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ अपना हमें मार्गदर्शन देते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की चीज़ों पर, राजनीति पर विस्तार से चीज़ें बताते हैं, बातें बताते हैं। चंद्रकांत शुक्ला जी हैं, पत्रकार हैं, बहुत समय तक अलग-अलग चैनलों में उत्तर प्रदेश को कवर किया है और भी कई सारे न्यूज़ चैनलों में रहे हैं। आज बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ, दोनों के बीच क्या बातचीत हुई, ये आज आपको देखना चाहिए। सबसे पहले केशव मौर्य को सुन लेते हैं, क्या बोले भाषण में एक के बाद एक। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। संगठन सरकार से बड़ा था, बड़ा है और बड़ा रहेगा। किसको बता रहे हैं ये? योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं, सुनिए। महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। कौन उछल कूद कर रहा है? केपी मलिक सर, उछल कूद कहां पर जारी है? कौन उछल कूद कर रहा है? और संगठन सरकार से बड़ा है, ये किसको बताया समझाया जा रहा है? और संगठन में चाहे वो राज्यसभा का व्यक्ति हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे प्रधान हो, चाहे जो हो, उन सबको जो है मजबूती, उन सबको ये समझना चाहिए कि मिलकर काम करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। योगी आदित्यनाथ किसको बता रहे हैं? केशव मौर्य किसको समझा रहे हैं? भरत जी, पहले केशव मौर्य जी पे चर्चा करते हैं। मुझे लग रहा है केशव मौर्य जी मोदी जी को और अमित शाह जी को बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, अगर देश में संगठन की आप बात करें तो वो तो संगठन से ऊपर चल के वही देश को चला रहे हैं। आज पार्टी को तो वो समझ ही नहीं रहे, मोदी की गारंटी दे रहे हैं। अमित शाह जी चाणक्य हैं, तो शायद वो उनको बता रहे हैं, मुझे लगता है। लेकिन अगर यूपी की मीटिंग में बता रहे हैं तो शायद बाबा को भी बताना चाहते हैं। तो बाबा को तो पता है कि संगठन बड़ा है, कि पार्टी बड़ी है, सरकार बड़ी है, क्योंकि बाबा तो चुप बैठे थे। बाबा ने तो टिकट बांटे ही नहीं। 24 में टिकट तो वहीं से बटे हैं, दिल्ली से।
तो किस संगठन की बात कर रहे हैं, किसको वो बंदर भवगी दे रहे हैं केशव मौर्य जी, उसका जवाब आपने अपनी बाइट में दिखा दिया। बाबा ने कह दिया कि जो कुछ बंदर उछल कूद कर रहे हैं इस डाल से उस डाल पे, वो समझ लें क्योंकि उनकी उछल कूद बंद होने जा रही। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि इनकी उछल कूद पे ब्रेक लगने जा रहा है। कहना यह है कि जिस प्रकार से चाहे वो आदित्य योगीनाथ जी हों और चाहे केशव प्रसाद मौर्य हों, सबको समझ में आ गया कि अब कुछ नहीं होना है। इसमें सबसे बड़ा कारण मैं जो देखता हूं कि दिल्ली कमजोर है। अगर दिल्ली कमजोर है, कुछ नहीं होना है सर, आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज हमने देखा और कल पूरे दिन हमने देखा कि गोदी मीडिया पर हर जगह ये बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, क्वेश्चन मार्क। एक नहीं दर्जनों गोदी मीडिया चैनलों पर ये बात चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ हटाए जाएंगे, उत्तर प्रदेश में सीएम बदलेगा। कल लोग आश्चर्यचकित थे कि गोदी मीडिया ऐसा क्यों चला रहा है। देखिए गोदी मीडिया भरत जी इसलिए चला रहा है कि वो बुखार नापना चाह रहा है लोगों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का, पार्टी का, इसीलिए वो क्वेश्चन मार्क लगा रहा है। बाबा हटाए जाएंगे, एकाएक उसको क्यों लगने लगा ये कि बाबा हटाए जाएंगे? बाबा को हटाएगा कौन और बाबा को हटाने के बाद क्या होगा, ये नहीं पूछा गोदी मीडिया ने। गोदी मीडिया तो आपको 400 पार बता रहा था अभी कुछ दिन पहले तक क्या हुआ। तो गोदी पोदी मीडिया को आप छोड़िए, गोदी मीडिया को तो जो बताया जाता है, जो ऊपर से संदेश आता है वो चला देता है। हमें गोदी मीडिया की बात पे नहीं जाना, हमें अंदर वाली बात पे जाना है। मैं आपको साफ बता देना चाहता हूं कि दिल्ली कमजोर है और दिल्ली की हैसियत नहीं है कि वो बाबा को हटा दें। अगर बाबा हटते हैं तो उत्तर प्रदेश से 27 में साफ होती भारतीय जनता पार्टी उसी दिन साफ हो जाएगी जिस दिन योगी हटेंगे। क्योंकि बाबा अगर हटते हैं तो बाबा के बाद लाएंगे किसको? क्या वो बाबा को हटाने के बाद जिसको लेके आएंगे वो पार्टी को एक साथ लेके चल पड़ेंगे क्या? क्योंकि आपको ये भी देखना होगा, चाहे कल की मीटिंग की आप बात करें, चाहे उससे पहले समर्थकों की बात करें, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो भागों में भारतीय जनता पार्टी बट गई है और समर्थक भी दो जगह बट गए हैं, इंटरनली और आउटरली। एक मोदी समर्थक है, एक योगी समर्थक है। तो बड़ी तादाद किसकी है वो भी आकलन मंथन कर रहे हैं ना। अभी तो आपने मोदी जी के नाम पे किया, यूपी को बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि योगी जी के आसपास की जो सीटें थी वो सब सीटें आप हार गए। बाबा के आसपास की जो सीटें थी बाबा सब जीत गए, और जबकि बाबा के कहने से आपने टिकट बांटे नहीं, बाबा की आपने कहीं पूछ की नहीं, सब कुछ अपने तरीके से टिकट बांटा, सब कुछ आपने अपने आप से मैनेज किया, हर चीज की कमान आपके हाथ में थी। तो बाबा को आप किस बेस पे हटाएंगे? और क्या फिर पूरे देश में खाली बाबा के हटाने से आप ये संदेश दे देंगे कि बाबा की गलती थी इसलिए हमने आपको हटा दिया? तो सबसे बड़ी गलती तो मोदी जी की है, अमित शाह जी की है, फिर उनको भी हटाइए। तो ये जो शीर्ष नेतृत्व है अपने ही बने हुए जाल में फंस गया है और बाबा को किसी कीमत पे ये नहीं हटा सकते। और बाबा बोलते कम है, करते ज्यादा हैं। मैं लगातार आपको कह रहा हूं कि बाबा ने कुएं में जो 40 डंडों की सीढ़ी डाली थी, वो बाबा का जो पैतरा था, वो बाबा की जो रणनीति थी वो कामयाब हुई है और बाबा उसी रणनीति से बचे हुए हैं। अगर वो रणनीति बाबा की काम नहीं करती तो बाबा आज तक बाहर हो चुके होते, इतना टाइम नहीं लगता बाबा को, बाबा 1 हफ्ते के अंदर बाहर हो गए होते। अगर बाबा आज तक बाहर नहीं हुए हैं तो अब बाबा बाहर नहीं होंगे। आप देखिएगा आने वाले जल्द ही 3 राज्यों में जो चुनाव है वहां भारतीय जनता पार्टी की और किरकिरी होगी और उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो और कमजोर होगा और उसकी हिम्मत नहीं होगी बाबा को हटाने के लिए। आप देखिए अभी 13 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, 13 में से 10 विपक्ष जीत गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। शीर्ष नेतृत्व चाहता है कि बाबा को फुल फ्लैश दे दिया जाए कि आप 10 सीटें अपने हिसाब से टिकट पर, जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होने वाला है, अभी हो जाएगा 1-1.5 महीने के अंदर, तो बाबा को फुल फ्लैश दे दीजिए, आप अपने लोगों को चुनाव लड़ाइए, अपने लोगों को जिताइए, जिसको जो करना है करिए। क्योंकि उनको भी पता है कि बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अगर इत्तेफाक से ज्यादा सीटें 10 की 10 हार जाएं या 8 सीटें हार जाएं तो उसका ठीकरा बाबा के सिर पर फोड़ दिया जाए। ये भी चर्चाएं दिल्ली में चल रही हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा?
क्या बाबा इस पे मानेंगे? मैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट है जो राष्ट्रीय लोकदल के पास थी, मीरापुर की सीट है, उससे चंदन चौहान विधायक थे, उन्होंने बिजनौर से एमपी का चुनाव लड़ा, वो जीत के गए हैं। और उस सीट पे आप सोचिए कि क्लेम ही नहीं कर रहा है कोई। भारतीय जनता पार्टी चाह रही आरएलडी लड़ ले, और आरएलडी चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ ले, क्योंकि वो सीट हारना तय है। उस पर 1.25 लाख मुस्लिम वोटर है। अब मुस्लिम वोटर 1.25 लाख है, और वहां से अगर समाजवादी पार्टी किसी गुजर समाज के, सैनी समाज के या किसी दूसरे व्यक्ति को अगर टिकट अच्छे व्यक्ति को दे देती है, तो निश्चित तौर पे वहां पे भारतीय जनता पार्टी की हार है। अब इस हार की जिम्मेदारी कौन ले? इसलिए आरएलडी भी बच रहा। कहने के लिए आरएलडी ने कहा है कि हम 3 सीटें दीजिए हमें, हम 3 सीटें लड़ना चाहते हैं, लेकिन हिम्मत उसकी अपनी खुद की सीट लड़ने की नहीं हो रही है। क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि जिस सीट पर चंदन चौहान जीत के आए थे, वो समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, और वहां के तमाम मुस्लिमों ने और तमाम गुजर समाज के लोगों ने राष्ट्रीय लोकदल के एमएलए को जिताने का काम किया था। वो परिस्थितियां बदल चुकी है, और जो लोग बीजेपी के मोहजाल में या बीजेपी के उसमें फंसे हुए थे, वो भी निकल गए हैं। उनको भी समझ में आ गया है। जो तस्वीर 2024 के चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी की धरातल पे थी, वो खुल गई है अभी तस्वीर। लोगों को आश्चर्य हो रहा है कि आप अयोध्या जैसी सीटें हार गए, आप अभी केदारनाथ की सीट हार गए। केदारनाथ की सीट पे पहले भी कांग्रेस का विधायक जीता था, लेकिन वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चला आया था, और वही भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, लेकिन भाजपा में जाके वो चुनाव हार जाता है। लोगों को पास में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। तो माहौल उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में बदला हुआ है, इसकी जानकारी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी है और विपक्ष को भी है। और विपक्ष जो देखिए, विपक्ष अभी बहुत हावी है, विपक्ष बहुत उत्साहित है, विपक्ष बहुत जो है भारतीय जनता पार्टी को दबाव में लेके चल रहा है। आपने एक हफ्ते के सदन में देखा है, अभी सोमवार से सदन शुरू हो रहा है, बाकी तस्वीरें आपको यहाँ दिखाई देंगी। तो सत्ताधारी दल भाजपा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे वो केंद्र हो, बहुत ज्यादा दबाव में है, और ऐसी स्थिति में वो कोई बहुत बड़ा रिस्क ले पाएगा या योगी को हटाने की प्रयास कर पाएगा, मुझे इसमें संशय है भरत जी। सर, अगर आप कह रहे हैं कि कमजोर है अभी केंद्रीय नेतृत्व, दिल्ली का नेतृत्व, मोदी शाह एक तरीके से कहने कमजोर हैं इस समय, तो योगी आदित्यनाथ को हटाने की खबरें आती क्यों हैं? ये हटाना क्यों है? जब योगी आदित्यनाथ ठीक से चला रहे हैं तो फिर क्यों हटाना है? देखिए, इसलिए हटाना है कि हमारे जो दुश्मन है, हमारा दुश्मन कौन होता है? अगर हमसे कोई ज्यादा लोकप्रिय है, हमसे ज्यादा कामयाब है, हमें कल को रिप्लेस कर सकता है, तो हमें उसको ठिकाने लगाना पड़ता है ना। तो मोदी बाबा इनसिक्योर हैं इनके योगी आदित्यनाथ से? बिल्कुल है। आप याद करिए कि क्या होता था पहले। जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, मोदी के बाद योगी, मोदी के बाद योगी। अब कोई नहीं बोल रहा है मोदी के बाद योगी। क्यों नहीं बोल रहा है? ऐसा क्या हो गया? लेकिन पता तो है लोगों को कि मोदी के बाद तो योगी है, तो इसलिए योगी को कैसे निपटाया जाए, उसके प्रयास दिल्ली से चल रहे हैं। लेकिन अब तो वो सिर्फ प्रयास ही रह गए हैं। अगर ये पहले होता, 24 के चुनाव से पहले कुछ हो जाता बाबा का, तो हो जाता। अब बाबा का कुछ नहीं हो पाएगा, ये मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं जी। चंद्रकांत जी, आपने कल पूरी बैठक कवर करी और आपकी नजर इस पे बनी हुई थी। आज आपने स्टोरी भी इसके ऊपर की है। एक चीज बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कमजोर किए जाने से फायदा किसको है? और ये बंदर कौन है जो उछल कूद कर रहे हैं इस डाल से उस डाल और कुछ दिन में शांत हो जाएंगे? इलोबरेट करिएगा। देखिए, सबसे पहले भरत जी, आपने जो 2 बेहद ज़रूरी सवाल पूछे हैं, मैं आपको बता दूं कि केशव मौर्य का एक बयान आपने सुनाया और दूसरा योगी आदित्यनाथ का। लेकिन आप जिस उछल-कूद शब्द का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ ने किया है, तो ये फ़हरिस्त तो बेहद लंबी है। ये फ़हरिस्त दरअसल उत्तर प्रदेश की लड़ाई योगी वर्सेस अमित शाह जो दिखती है, वो योगी कैंप वर्सेस अमित शाह के कैंप की लड़ाई भी है। अमित शाह उत्तर प्रदेश के प्रभारी भी रहे हैं, तो इस नाते भी उनका कैंप यहाँ पर बेहद मजबूत है। अब आप उसमें तमाम नाम ले सकते हैं, आप उसमें ए के शर्मा का नाम ले सकते हैं, केशव मौर्य है, ब्रजेश पाठक है, उसमें जितिन प्रसाद है, ये तमाम नाम है।
लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से राजेंद्र प्रताप सिंह, जिनको मोती सिंह के नाम से लोग जानते हैं, प्रतापगढ़ के नेता हैं, उनका बयान देखिए। जौनपुर के विधायक रमेश मिश्रा, बदलापुर के विधायक, उनका बयान देखिए। उसके पहले सुब्रत पाठक का बयान देखिए, उसके पहले कौशल किशोर, उसके पहले राघव लखनपाल शर्मा, उसके पहले आर.के. पटेल, यानी कि एक लंबी फहरिस्त है। दरअसल जो लड़ाई है मोटे तौर पर वो इतनी समझ में आती है कि जो हार मिली है, जो 33 सीटों पर भाजपा सिमटी है, इसका इसका जिम्मेदारी भरत जी कौन लेगा? दिल्ली दरबार लेगा या फिर योगी आदित्यनाथ का कैंप लेगा? अब दिल्ली दरबार ये कहता है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में थानों में, कचहरी में, तहसील में सुनवाई नहीं हो रही, विधायक के फोन पर चौकी इंचार्ज काम नहीं कर रहा, दरोगा काम नहीं कर रहा, ये बात बताकर ठीकरा पूरा पूरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ा जाता है। दूसरा, योगी का कैंप ये कहता है कि बाबा ने तो कह दिया था कि टिकट काटो, टिकट बदलो, उनकी सुनी नहीं गई, इस वजह से दिल्ली दरबार जिम्मेदार है। ये पूरी तरीके से हार के बाद की हुई खींच है। अच्छा, तीन बड़े एक दिलचस्प बात है भरत जी, इस पूरी कार्य समिति की मीटिंग में इस बात पर बार बार कहा, योगी आदित्यनाथ ने तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही उस मीटिंग में। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में चुनाव हार गए, अति आत्मविश्वास में चुनाव हार गए। दूसरा, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की उपलब्धियों का प्रचार नहीं हुआ, और फिर वो एक बात कहते हैं कि सोशल मीडिया पर हम आक्रामक नहीं रहे। ये तीन बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से निकल कर अरे तो आती है। इनसे ज्यादा आक्रामक सोशल मीडिया पर कौन था भाई? सबसे ज्यादा झूठ तो इन्हीं लोगों ने फैलाया, सबसे ज्यादा उल जलूल चीजें इन्हीं, सबसे ज्यादा गाली कौन बकता है? आईटी सेल के लोग बकते हैं। सबसे ज्यादा आतंक कौन मचाता है सोशल मीडिया पर? सोशल देखिए मीडिया पर कहाँ कमजोर रह गए? आप क्या सोशल मीडिया पर क्या करेंगे? आग लगाएंगे? उनका कहना यह है कि विपक्ष जो नैरेटिव सेट कर रहा था उसको भाजपा काउंटर नहीं कर पाई, उसके जवाब नहीं दे पाई, पहला। और दूसरी सबसे बड़ी बात भरत जी, ये असल में अपनी हार की जो वजह है, जो असल वजह है भाजपा के हारने की, उसको दबाने की कोशिश हो रही है। कहा क्या जा रहा है कि संविधान के नाम पर, आरक्षण के नाम पर लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन असल बात यह है कि भीतर घात बहुत जबरदस्त हुआ है, जिसका इशारा आपको याद होगा कौशल किशोर ने एक बयान में किया था, राघव लखनपाल ने किया था कि भीतरघात हुआ है। लेकिन अब दिक्कत यह है कि अगर भीतरघात खोला जाए कि कहां कहां पर हुआ और किसने किसने किया, तो फिर वो तमाम किरदार खुल जाएंगे जिन्होंने किया, और फिर वो चेहरे भी खुल जाएंगे जिनका उन किरदारों के ऊपर हाथ रखा हुआ होगा। यानी फिर परेशानियां भाजपा के सामने ही आएंगी, क्योंकि जो तमाम रिपोर्ट्स, देखिए पहली बार मुझे ऐसा लगता है, हालांकि केपी सर ज्यादा उसको बारीकी से बता देंगे, इतनी बड़ी कार्य समिति की मीटिंग, मतलब कार्य समिति जैसे आप जिलों में भी जिला कार्य समिति की मीटिंग होती है तो 100 लोग 150 लोग जुटते हैं। अब ये प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग जिसमें 250-300 लोग जुटा करते थे, उसमें 3000 लोग बैठे हैं। उसमें ब्लॉक प्रमुख बुलाए गए, टाउन एरिया के चेयरमैन, नगर पालिका के चेयरमैन बुलाए गए। आखिर आपका उनको बुलाने के पीछे मकसद क्या था? मकसद बिल्कुल क्लियर था, जो केशव मौर्य ने कहा कि आपका सम्मान, आपकी बात सुनी जाएगी, आप जो कहेंगे वो होगा। आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसका ध्यान रखेगी। भरत जी, पिछले 1 महीने से भारतीय जनता पार्टी लगातार सिर्फ मंथन कर रही है कि हम हारे क्यों। 4 जून के बाद से कभी बीएल संतोष लखनऊ में आ जाते हैं, कभी संघ के कुछ पदाधिकारी आते हैं, अब देखिए जेपी नड्डा जी आ गए, प्रधानमंत्री वाराणसी का दौरा करके गए हैं इसी बीच में। यानी कि, और योगी आदित्यनाथ, आप योगी आदित्यनाथ की गतिविधि पर अगर देखेंगे, लगातार विधायकों से मुलाकात, जिला पंचायत के अध्यक्षों से मुलाकात, मंडलवार समीक्षा बैठक, मिर्जापुर की अलग, आजमगढ़ वाले अलग बैठे, अयोध्या वाले अलग हैं, तमाम जो मंडलवार बैठकें हुई वो योगी ने की। और पता क्या लगाया जा रहा है कि हम हारे क्यों। सवाल पूछा जा रहा है अयोध्या कैसे हार गए, सुल्तान, अब योगी आदित्यनाथ ने एक सवाल पूछ लिया, सुल्तानपुर कैसे हार गए, तो वहां के एक विधायक ने, एक नेता ने कह दिया कि भीतरघात हो गया। अब लोग बताते योगी आदित्यनाथ ने कह दिया कि आप जो बात कह रहे हैं इसको लिख कर दीजिए कि भीतरघात हुआ। एक और चीज मैं देख रहा हूं उत्तर प्रदेश में, हालांकि हो सकता है मेरा ये अनुमान गलत हो जाए, लेकिन मैं जो जितना मैं समझ पा रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं अपने विधायकों को पूरी तरीके से बचा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते कि हार का ठीकरा उनके विधायकों पर फूटे, और वो ये मैसेज अपने विधायकों को देना चाहते हैं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्योंकि अगर कभी ऐसी परिस्थिति स्थिति बने, जिसका इशारा अभी केपी सर ने किया, तो उस स्थिति में विधायकों की एक फौज योगी आदित्यनाथ का झंडा उठाकर उनके पीछे खड़ी रहे,
ताकि योगी आदित्यनाथ के साथ वो ना हो जो वसुंधरा, शिवराज, रमन सिंह, इन तमाम नेताओं के साथ हुआ है। इस वजह से भी योगी आदित्यनाथ अपने कैंप को बेहद मजबूत करना चाहते हैं। इतना मोटे तौर पर भरत जी समझ में आता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप देखिए, जब से चुनाव में हार मिली है तब से योगी आदित्यनाथ बिल्कुल एक्टिव मोड में है। पिछले 1 महीने में वो जितने सक्रिय थे उससे ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। लगातार मीटिंग कर रहे हैं, लगातार उत्तर प्रदेश में उनके जो जमीनी दौरे हैं वो बढ़े हैं। और दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य पिछले नहीं तो 1 महीने चंद्रकांत जी, केपी मलिक सर तो ये बात कह रहे हैं कि अभी तो दिल्ली वाले कमजोर हैं, अभी गुजरात लॉबी कमजोर है, जिसकी वजह से योगी जी बचे हुए हैं। मजबूत होगी तो फिर वसुंधरा बना देंगे ना। हाँ, मलिक सर की, केपी मलिक सर की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है। कमजोर इस वजह से भी जिसका उन्होंने इशारा साफ तौर पर किया। तो अब अभी कमजोर मजबूत हो हो जाएंगे। नीतीश कुमार की पार्टी कुछ दिन में टूटने वाली है, सुनने में आ रहा। नीतीश कुमार की पार्टी टूट के इधर आएगी, चंद्रबाबू नायडू के कुछ आएंगे सांसद, तो उसके बाद मजबूत हो जाएंगे, तब इधर धावा बोला जाएगा। देखिए भरत जी, अब पिछले 10 सालों वाली स्थिति नहीं है। आज की तारीख में ये ख्याली पुलाव है। और ख्याली पुलाव इसलिए है क्योंकि बिहार, जिसका आपने जिक्र किया, बिहार में रुपौली की सीट जो हारी है एनडीए, जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी जीत गया और जेडीयू के कलाधर मंडल चुनाव हार गए, उसके बाद से नीतीश कुमार को नींद नहीं आ रही है। और नीतीश कुमार का फैसला आप देखिए, मनीष वर्मा जो उनकी ही जाति से, उनके ही जिले से आते हैं, उनको वो पार्टी में ले आए हैं। और वहां बिहार में अगर आप बात करेंगे तो खबरें ये हैं कि नीतीश कुमार वक्त से पहले चुनाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पहले चुनाव हो जाए और कोई बड़ी बात नहीं कि नीतीश कुमार के बिहार में कुछ उलटफेर हो जाए। ये तो बिहार है। दूसरा, झारखंड में देखिए, हेमंत सोरेन बाहर आ गए, सत्ता पर फिर से बैठ गए। महाराष्ट्र में आज जिस वक्त हम और आप बात कर रहे हैं, छगन भुजबल और शरद पवार की मुलाकात हो रही है। यानी आप एक ऐसा कोई राज्य नहीं बता सकते जहां से बीजेपी के लिए फील गुड वाली खबरें आ रही हैं। हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह मोदी सरकार में मंत्री हैं और वो कहते हैं कि नीट पर कुछ करिए वरना युवाओं का भरोसा उठ जाएगा। हरियाणा में भी चुनाव होना है, वहां से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में क्या हुआ, 4 में से 3 सीटें जहां भाजपा का सिटिंग एमएलए था, वो उपचुनाव में भाजपा हार जाती है। यानी पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, क्या इन राज्यों से कोई सुखद खबर है, कोई अच्छी खबर है? नहीं है। उल्टा नीतीश कुमार की एक मांगों की फहरिस्त तैयार है। वो दिल्ली से मांगने जा रहा है कि ये हमको दे दो, अगर नायडू को दे सकते हो तो हमको भी दे दो। जीतन राम मांझी का आज का एक स्टेटमेंट आया, बड़ा अच्छा, अजीब। तो ये आएंगे बिहार पे आएंगे, तो ये बताइए, दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। ये बंदरों का उछल कूद बंद हो जाएगा। कौन बंदर? वो लोग, वो उछल कूद बंद हो जाएगी जिन्होंने पिछले 6 महीनों से योगी आदित्यनाथ की नाक में दम कर रखा है। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प बात है जिसका आप इशारा साफ अभी साफ मलिक। नहीं बताते हैं। देखिए, कौन बंदर? वो जो दिल्ली से लखनऊ के बीच उछल कूद कर रहे हैं, वो बंदर? नहीं देखिए, नहीं भरत जी, मैं बताता हूँ। देखिए ये शुक्ला जी, क्या है कि जो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी जिनकी है, वो रिपोर्ट देने बीएल संतोष को दिल्ली में आते हैं। जिस दिन 121 122 लोग यूपी में मरते हैं, वो वहां नहीं जाते, वो दिल्ली में बीएल संतोष को ढूंढ रहे हैं। बीएल संतोष कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं। कौन है वो? तो बीएल संतोष जरूरी है कि हाथरस जरूरी है? तो वो जो बंदर घूम रहे हैं दिल्ली में, उछल रहे हैं, और पिछले जो कई महीनों से बैठकों में नहीं जा रहे हैं यूपी में, अपना मंत्रालय नहीं देख रहे, अपना जो जिम्मेदारी है वो नहीं देख रहे, वो दिल्ली में जो उछल रहे हैं एक डाल से दूसरी डाल, बाबा उसके लिए कह रहे। अब चंद्रकांत जी कुछ बताइए जरा खुल के। मैं उसी पे आ रहा था। दरअसल भरत जी, आप जो बार बार बात पूछना चाह रहे हैं वो आपके सवाल में ही आपका जवाब छिपा हुआ है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की परेशानी है अमित शाह का कैंप, जो सुपर एक्टिव है इस समय उत्तर प्रदेश में। केशव प्रसाद मौर्य जो 2 कैबिनेट मीटिंग में नहीं गए, केशव प्रसाद मौर्य जो मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में नहीं गए, लेकिन जो वो आते हैं लौट कर, आप याद कीजिए पिछले 1 महीने में एक आध दिन अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी वो लखनऊ से गायब रहे हैं। अब लोग तो कह रहे थे, अच्छा अभी क्या है उत्तर प्रदेश में, आप सोचिए। एक इस बात से इतर थोड़ी एक बात है कि उत्तर प्रदेश में 1 महीना होने को आ गया, पीडब्ल्यूडी विभाग खाली पड़ा है। कौन उसका मंत्री है किसी को नहीं पता, क्योंकि जितिन प्रसाद तो दिल्ली में बैठे हैं। अब उस विभाग की भी माथापच्ची है। आप ब्रजेश पाठक को देखिए, ब्रजेश पाठक जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के फैसले पर सवाल खड़े कर रहे थे, योगी आदित्यनाथ हूटर और बत्ती और सायरन के खिलाफ
फैसला करते हैं और ब्रजेश पाठक कानपुर में खड़े होकर उसके खिलाफ स्टेटमेंट दे देते हैं। आप सोचिए क्या उत्तर प्रदेश में एक ऐसी स्थिति नहीं बन रही है? जो जो बात आ रही है सरकार वर्सेस संगठन, वो तो है ही, उससे कोई इंकार नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर भी सिर्फ उटव्वल मची है। आप इनके मंत्रियों के स्टेटमेंट एक लाइन से उठाकर देख डालिए। सूर्य प्रताप शाही अगर दाल की कीमतों पर कोई बयान देते हैं नहीं, तो समझ गए, अनुप्रिया पटेल से लेके ये सब पूरी एक हाँ, लॉबी है, संजय निषाद, अनुप्रिया संजय पटेल, निषाद, ये सब के एक बड़ी के लंबी लॉबी है ये। हाँ, मौर्य जी, ब्रजेश पाठक, एक के बाद हमला कर रहे हैं, और मोती सिंह अभी आपने नाम लिया, रमेश मिश्रा एक विधायक। तो अब आप ये बताइए कि योगी जी आप रहता हुआ देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? आप तो योगी जी के घर के बहुत नजदीक बैठे हुए हैं, तो योगी जी रहेंगे कि नहीं रह पाएंगे? देखिए आज की तारीख में योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ी बात बोलकर भी गए हैं कि 2027 की तैयारी करिए, 2027 के लिए आज से नहीं अभी से जुट जाइए। योगी अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंक रहे हैं। और दूसरी बात, जो इंटरनल बातें हैं जो पता चलती हैं कि संघ भी कहीं ना कहीं योगी के साथ खड़ा नजर आता है। ठीक है, तो अगर 2027 में इस तरीके से जाएंगे, जिस तरीके से कल मीटिंग की है और जिस तरीके से आपस में लड़ाई मची हुई है, मार मची हुई है, कटौंझन मची हुई है, तो इस तरीके से चुनाव जीतेंगे तो बड़ा मुश्किल दिखाई देता है। लेकिन केपी मलिक सर, ये बताइएगा, अब जो लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या अब अखिलेश यादव को जीता हुआ समझा जाए, जीता हुआ माना जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर ये सवाल तो बहुत हो गए कि योगी जी रहेंगे कि जाएंगे, रहेंगे कि जाएंगे। मार मची हुई है भीतर, वो तो बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है, कोई खुले शब्दों में कह रहा, कोई बंद शब्दों में कह रहा, लेकिन दिखाई बिल्कुल क्लियर दे रहा है। इन सब में फायदा अखिलेश यादव का पूरा पूरा होता दिख रहा है कि नहीं? देखिए भरत जी, अगर आप कल की मीटिंग की बात करें तो मुझे याद आता है 2002 में गोवा में राष्ट्रीय कार्य समिति की मीटिंग हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, और उससे पहले गोधरा कांड हुआ था। तो वहां पे तमाम माहौल बना हुआ था कि नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। ये उस टाइम गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इसी तरह का माहौल वहां बना हुआ था। लेकिन वहां अडवाणी जी अड़ गए थे और एक माहौल उस मीटिंग में इस तरह का बनाया गया था और एक दबाव वाजपेयी जी के ऊपर बनाया था और वाजपेयी जी उस दबाव में आ गए थे। ये तो मैं पुरानी भाजपा की बात बताता हूं, लेकिन आज की जो भाजपा है वो भाजपा नहीं है। मैं आपको बताऊं, भाजपा बदल चुकी है। भाजपा पिछले 10 साल से जिस अंदाज में काम कर रही है, चाहे उसको आप ओवर कॉन्फिडेंस कहिए, चाहे आप उसको कुछ भी कहिए, योगी जी का भाषण सिर्फ दिखावा था। योगी जी बोल कुछ और रहे थे, अंदर कुछ और था, सोच कुछ और रहे थे। तो ये तो खाली दिखावा था। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, आज देख रहे हैं, जो एक माहौल बनाए हुए हैं, जैसा कि अभी चंद्रकांत जी ने कहा, और जो एक ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी के खिलाफ एक मोर्चा बना हुआ है, तमाम नाम इन्होंने गिनाए, वो सारे लोग भी तो बहुत कमजोर हैं। क्या आप कह सकते हैं कि अनुप्रिया पटेल बहुत मजबूत है आज उत्तर प्रदेश में? उनकी अपनी सीट किस तरह से निकली है उसका आकलन आप दोनों मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हैं। संजय निषाद की कोई हैसियत है आज अपनी जाति का वोट वो लेके दिखाए? जो राजभर जी की बात करते हैं, जो सीधा चाय पीते थे दिल्ली में बैठ के चाणक्य जी के यहाँ, उनकी क्या स्थिति है? राष्ट्रीय लोकदल की क्या स्थिति आज वेस्टर्न यूपी में बची हुई है? तो इस दबाव से काम चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ जो है शगुफेबाजी है ये, और सिर्फ हवाई चीजें हैं ये। मजबूती इसमें कहीं कुछ नहीं है। अगर ये होती है सिर्फ एक माहौल बनाने के लिए कोशिश की जाती है कि बीच बीच में बयान दे दीजिए। ये वही ब्रजेश पाठक हैं जो हॉस्पिटलों में घुस जाते थे जाके, याद होगा आपको पिछली बार, ओहो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। क्या उसके बाद सारे हॉस्पिटल ठीक हो गए क्या? लखनऊ में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिल्कुल फिट हो गई क्या? तो फिर अभी क्यों नहीं जा रहे हैं हॉस्पिटलों में ये? तो मेरा कहने का मतलब है ये एक दबाव बनाने की रणनीति है, लेकिन दबाव बन नहीं रहा है, एक बात। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हताश, उदास, निराश जो हैं,
उनको ये दिख रहा है कि बाहर से आए हुए लोग हमारे सिर पर बैठ गए हैं। कोई भी कार्यकर्ता 10 साल से अगर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसके भी कुछ काम होते हैं, कोई निजी कार्य होते हैं, कोई सामाजिक कार्य होते हैं। वो जब धरातल पे काम करता है तो उसके ऊपर भी 10 प्रेशर आते हैं काम के। जिन लोगों से वो वोट दिलवाता है, जिनको वोट डालने बूथ पे लेके आता है, उनके भी कुछ काम होते हैं। जब नहीं होते हैं काम, उसको ताना सुनना पड़ता है और उसके काम नहीं होते हैं तो वो भी प्रेशर में आता है। तो इस तरह के कार्यकर्ताओं की संख्या बहुत बड़ी है भारतीय जनता पार्टी में। दूसरी बात, अगर आप समीक्षा बैठ के कर रहे हैं और आप ब्लॉक प्रमुख से, जिला प्रमुख से और आप पन्ना प्रमुख से पूछ रहे हैं कि बताइए क्या कारण रहा, ये क्या है, तो पहले इनको तो पहले ही पता है पन्ना प्रमुख को तो, और इन्होंने तो आपको भी बता दिया था कि बहुत बुरी स्थिति है, संजीव बालियान का और संगीत सोम का संग्राम चल रहा है। तब नहीं आपको समझ में आया। अब आप समीक्षा बैठक में निकालेंगे, तमाम पन्ना प्रमुखों ने, तमाम जिला प्रमुखों ने, तमाम ब्लॉक प्रमुखों ने उससे पहले रिपोर्टें भेजी हुई है, 2-2 महीने पहले। वो रिपोर्ट कहाँ है? वो रिपोर्ट तो आप पढ़ नहीं रहे। अब आप हारने के बाद समीक्षा बैठक करके उन्हीं से पूछ रहे हैं क्या बताएं, और उन्होंने जो बताया वो तो सुना नहीं हमने। जो पन्ना प्रमुख ने, ब्लॉक प्रमुख ने, जिला अध्यक्ष ने बताया है, क्या उस मीटिंग में आपने सुना है? आपने तो 2 भाषण हमें सुना है यहाँ पे, तो उन्होंने तो बहुत गंभीर बातें बताई। तो इसलिए पार्टी में जो दो फाड़ हो गई है, पार्टी में जो घमासान मचा हुआ है, पार्टी के साथ संगठन नहीं जुड़ रहे जो सहयोगी संगठन आरएसएस के, इससे बड़ा क्या होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं कि हमें आरएसएस की जरूरत ही नहीं है। ये क्यों कहना पड़ा इनको? ये किसने कहलवाया? इसके कारण क्या है? ये क्या मैसेज देना चाहते हैं आप जनता को, वो भी चुनाव से पहले? क्योंकि आप कहीं ना कहीं अति उत्साह में थे और आपको ये लग रहा था कि इस बार हम 400 पार आएंगे और हम ये बता सकें कि हमें ना संघ की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, ये मोदी की गारंटी पे 400 सीटें आई और वो मोदी की गारंटी अब घुस गई। तो अब आपको सब याद आ रहे हैं, चाहे वो आपके सहयोगी संगठन हो, चाहे पन्ना प्रमुख हो और चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो। जब आपने देखा कल की मीटिंग में भी सर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया कि बहुत गहरा मंथन कर रहे हैं, बहुत जो पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सुना कि उसमें ये था कि इस बात पर चर्चा हुई हम क्यों हारे, बोले हम इसलिए हारे क्योंकि वो राहुल गांधी ने कह दिया था कि खटाखट 8,000 रुपए भेज देंगे, और भाई साहब बड़ा मिथ्या प्रचार कर दिया कांग्रेस ने, और इसी वजह से हमें जो है अपेक्षित सफलता जो है वो नहीं मिली। इस बात पे चर्चा हुई कि भाई साहब उन्होंने संविधान की किताब निकाल ली थी जिसकी वजह से हम हार गए। ये बात नहीं बताते हैं कि हम गाना गा रहे थे कि अब की बार 400 चाहिए और 400 सीटें लाएंगे संविधान बदलने के लिए, ये बात नहीं बता रहे थे। भरत जी, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी पिछले 1.5-2 साल से बोल रहे हैं, जिस मीटिंग में जाते हैं, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, वो हमेशा कहते हैं संविधान में बदलाव होना चाहिए। कई सारे लोग आर्टिकल लिख रहे हैं इनके कि संविधान में बदलाव की आवश्यकता है। कई सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग अलग अलग मोर्चों पे पिछले 1.5 से 2 साल से बोल रहे हैं। ये तो चुनाव में जो कुछ हल्के लोग थे इनके, उन्होंने आगे जाके बढ़ के जो है ज्यादा उत्साहित होकर कह दिया कि हमें 400 पार को इसलिए चाहिए कि हमें संविधान में बदलाव करना है। ये कोई नई बात नहीं है। संविधान में बदलाव की बात भारतीय जनता पार्टी और उनके लोग सालों साल से कर रहे हैं, 2-2.5 साल से कर रहे हैं। हम सुन रहे हैं, आप निकाल लीजिए, अभी सर्च करिए कि धनखड़ साहब ने कहां कितने वो दिए, कितने इनके लोगों ने आर्टिकल लिखे, संविधान में बदलाव की आवश्यकता है। संघ प्रमुख ने कितनी जगह बोला। ये कोई नई बात नहीं है। बात तो यह है कि अगर आप राहुल गांधी पार्टी तो समझ नहीं पाई। एक मूल सवाल जो रह गया सर, माफी चाहूंगा, जी बोलो। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर आप राहुल गांधी के 8,500 को खटाखट लेके चल रहे हैं तो आपका जो फटाफट वाला था 15 लाख था, उसका क्या हुआ? और राहुल गांधी तो सत्ता में आए नहीं है ना। अगर राहुल गांधी सत्ता में आते तो वो सवाल आपको करने की जरूरत नहीं, हो तो हम कर लेते राहुल गांधी से कि भाई आप सत्ता में आए हैं, 8,500 रुपए कहाँ हैं, दीजिए खटाखट। वो तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सवाल पूछने की। लेकिन उससे पहले आप अपने 15 लाख तो बताइए। आपके चाणक्य जी कुछ दिन के बाद कह देते वो तो जुमला था, तो आप जुमला बोले, और राहुल गांधी अगर कुछ बोले और वो संविधान की किताब दिखाएं तो वो बहुत बड़ी बात हो गई। वो संविधान की किताब ऐसे दिखा रहे हैं तो अम्बेडकर बन गए, और आप कुछ नहीं है जो संविधान को बेचने का काम कर रहे हैं इतने दिन से। आप जो झूठ बोल रहे हैं वो कुछ नहीं है।
अगर विपक्ष कुछ बोल रहा है तो विपक्ष आपकी सत्ता प्रदेश में है, देश में है, आपकी तो चल नहीं रही है और विपक्ष ने जो है मुद्दा बना दिया संविधान का। तो ये क्या हास्यास्पद है, ये जेब मिटाने वाली बात है। मैं कहना ये चाह रहा हूं जो कल की मीटिंग हुई है, नहीं समझ में आया सर, भाजपा को तो नहीं समझ में आया कि क्यों हारे, और समझ में भी आया होगा तो बता नहीं रहे क्यों हारे। उनको तो लगता है कि राहुल गांधी की वजह से हार गए, अखिलेश की वजह से हार गए। केपी मलिक सर, आप ये बताइए कि क्यों हारे, आप इनको बता दीजिए, सुन ले और समझ में आ जाए कि क्यों हारे। देखिए भरत जी, सबसे पहले तो हारने का कारण ये है कि भीतरवाद एक, दूसरी चीज ये है कि जो शीर्ष नेतृत्व में दो लोग पार्टी को चला रहे थे, सबसे बड़ा कारण ये है। और हम उत्तर प्रदेश से ही शुरू इसलिए करते हैं कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, लोकसभा के हिसाब से भी 80 लोकसभा सीटें आती हैं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने टैकल किया उत्तर प्रदेश को, और अति उत्साह में और अति अभिमान में जो जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को लेके चले हैं, कहीं ना कहीं वो आकलन ठीक से नहीं कर पाए। ना ही वो योगी जी का आकलन कर पाए, ना ही वो विपक्ष का आकलन कर पाए, ना ही वो अपने कार्यकर्ताओं का आकलन कर पाए। वो हवा हवाई में थे और वहीं से धड़ाम से वो जो गिरे हैं उत्तर प्रदेश से, बाकी जगहों से भी गिरते चले गए। कोई भी चाहे कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, चाहे इतनी सारी डिबेट आपने की हो, एक से एक विशेषज्ञ, चुनाव विशेषज्ञ, भले ही वो भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी खिलाफत भी करता हो, लेकिन आपको याद नहीं आ रहा होगा जो 50-55 से नीचे की बात करे। अगर कोई 50 भी कहता था, उसको भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता या कुछ इनके तथाकथित चुनाव विश्लेषक होते, वो चढ़ जाते थे उसके सिर पे कि नहीं नहीं 60-65 तो हमारी आएंगी, हमारी तो 80 की 80 आ रही। किसी ने नहीं सोचा था कि ये 33 पे रुकेंगे आके। आप ये सोचिए, अगर 50 की बात आप करते हैं या 55 की बात आप करते हैं, 50 होने का मतलब मोटा मोटी 20 सीटें और जुड़ जाती हैं आपकी। अगर 20 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और हो जाती तो आप दिल्ली पहुंच जाइए उन 20 सीटों को लेकर। तो भारतीय जनता पार्टी आज अच्छी खासी मजबूत स्थिति में होती और इनको ना दबाव में आना पड़ता चंद्रबाबू नायडू के, ना नीतीश कुमार के। तो इनका मानना यह था कि ये मान के चल रहे थे 40+ सीटें अपनी 45 और 50 के बीच में। ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत अच्छे से जानता था कि हम उत्तर प्रदेश में 45-50 सीटें ले आएंगे, 40 और 50 के बीच में हम कहीं ना कहीं ले आएंगे, इतनी हमें बहुत है, बाकी हम मैनेज कर लें। और आप ये सोचिए, आज उनको आभास है, अंदर की बात आपको बता रहा हूं, आज उनको आभास है कि हमने लगभग 30 से 35 सीटें जो हमने मैनेजमेंट करके जीती हैं, अगर वो भी हम हटा दें तो हमारी स्थिति क्या हो जाए। आज भारतीय जनता पार्टी, जो हमारा आंकड़ा था 200 से 220 के बीच का, उसी पे भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। अगर आप वास्तव में देखेंगे तो ये कुछ सेटिंग गेटिंग करके आपने जो सीटें जीत ली है, वो आपको ऊपर ले गई 240 पे। अगर आप सच्चाई की बात करेंगे तो आप वही 200-220 के बीच में आप आ जाते हैं, 210। तो ये परिस्थितियां हैं। तो इसलिए इन्होंने जो अति अभिमान, अति उत्साह में जो चीजें करी हैं, उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को यहां लेके आ गया। और सिर्फ मोदी और अमित शाह की जो गारंटी चल रही थी, तीसरे व्यक्ति कुछ चल नहीं रही थी, उससे इनका नुकसान हुआ है। जी, एक आखिरी सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की इस अंदरूनी लड़ाई में अखिलेश यादव को कोई फायदा होगा? क्योंकि 2016 के अंत में हमने ये देखा था कि समाजवादी पार्टी के भीतर जो लड़ाई हुई थी, उस लड़ाई का फायदा भाजपा ने उठाया। तो क्या अब समय का पहिया वहीं घूम कर आ गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई का फायदा, क्योंकि दूसरे नंबर की पार्टी है समाजवादी पार्टी, तो क्या आप समाजवादी पार्टी इसका फायदा उठाएगी? देखिए भरत जी, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करें 2017 की, अखिलेश यादव के परिवार में लड़ाई थी, कई सारे तमाम कारण थे। जिस प्रकार से लोग थोड़े से मान के चलते थे कि मुस्लिम जो समाज है वो थोड़ा सा हावी था, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोग तरस थे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सेंटर में आई थी और जिस तरह से जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी की चल रही थी, लोगों में जोश था। और एक सबसे बड़ा कारण 2013 का दंगा भी था मुजफ्फरनगर का। इन तमाम कारणों की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छे नंबर हासिल करे थे उत्तर प्रदेश में। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी से हतोत्साहित लोग हुए हैं, चाहे वो केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी पिछले 7 साल से आप जिस प्रकार की राज्य व्यवस्था देख रहे हैं, जिस तरह से आप सत्ता के 3 से 4 केंद्र देख रहे हैं, एक केंद्र बनारस में है, एक केंद्र दिल्ली में है,
एक केंद्र लखनऊ में है। तो इस तरह से कहीं न कहीं ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और उसका फायदा अखिलेश को ही होगा, क्योंकि अखिलेश आज वहां पे दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। और मैं लोकसभा के संदर्भ में भी कहना चाहता हूं भरत जी, भारतीय जनता पार्टी अगर अभिमान में नहीं होती तो अखिलेश यादव की सीटें इतनी नहीं आती। आज चाहे समाजवादी पार्टी के लोग कुछ भी कहें, अखिलेश भी कुछ भी कहे, जितनी बार भी हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों से बात होती थी, कभी नहीं कहा उन्होंने कि हमारी 20-25 से ज्यादा सीटें आ जाए। वो ये कहते थे कि हमारी 20, 22, 25 सीटें आ जाएंगी, इतनी ज्यादा सीटें आ जाएंगी उनकी, उन्होंने भी नहीं सोचा था। ये जो भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत थी, भारतीय जनता पार्टी से लोगों का जो मोह भंग हुआ था, उसका फायदा अखिलेश यादव को मिला, उनकी पार्टी को मिला, कांग्रेस को मिला। और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कांग्रेस ने ये चुनाव नहीं लड़ा, ये तो बाद में एक्टिव हुए। अगर आप याद करें हमारे पहले चरण की या दूसरे चरण की डिस्कशन जब होती थी, आज भी मैं आपको 3 सीटें गिनवा देता हूं वेस्टर्न यूपी की, जिन पर कांग्रेस या विपक्ष जीत सकता था। अगर अमरोहा की सीट पर दानिश अली को पहले ही राहुल गांधी कमिट नहीं किए होते और दानिश अली की जगह दूसरा कैंडिडेट अमरोहा से होता तो वो कांग्रेस सीट जीतती। मथुरा से अगर अच्छा कैंडिडेट थे, मथुरा भारतीय जनता पार्टी हारती, कांग्रेस जीतती। फतेहपुर सीकरी पे अगर अच्छा टिकट आप देते तो फतेहपुर सीकरी कांग्रेस जीतती। तो 3 सीटें तो मोटा मोटी कांग्रेस की, ये नुकसान होंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से चुनाव विपक्ष ने नहीं लड़ा, ये तो लास्ट में एक्टिव हुए। अगर ये कुछ महीनों पहले, 3 महीने पहले अच्छे से एक्टिव समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हो जाती तो भारतीय जनता पार्टी को और अधिक नुकसान हो सकता था और वो 30 से नीचे उत्तर प्रदेश में आ सकती थी। ऐसी परिस्थितियां थी, लेकिन इतनी खतरनाक परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में है, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। ये तो हम जो गारंटी लेकर चल रहे थे उत्तर प्रदेश में, अगर आप याद करेंगे, कई सीटों पे हमने तो गारंटी ले ली थी कि ये तो हारेंगे ही हारेंगे। ऐसी सीटें बहुत सारी थी। तो धरातल के लोगों को आइडिया था, क्योंकि हमारी संघ के, बीजेपी के निचले कार्यकर्ता से बात होती थी। जी भरत जी। जी, मुझे याद है कि आपने जो सीटें बताई थी उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का चुपड़ा साफ हुआ और आप ही ने सबसे पहले ये बात खोली थी कि आरएसएस इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। जब आपने पहली बार ये बात कही थी तो बहुत सारे लोगों को लगा था कि ये लोग क्या, ट्विटर पर भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लोग हवाई किला बना रहे हैं, मोदी को पीछे करने के लिए, मोदी की बुराई के लिए कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उल्टा चश्मा यूसी पर ये सच्ची बहस, सच्ची चर्चा, बातचीत देख रही है और देख रही थी भी, और देख रही थी सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रोल करने के लिए, हम लोगों ने ये चीज़ देखी, उस पर अमल नहीं किया, उससे कुछ सीखा नहीं, उससे कुछ सबक नहीं लिया। हालत क्या हुई है, ये पूरे देश ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय बैसाखियों पर दिल्ली में बैठी हुई है। एक सवाल सर रह गया, उसका जवाब पूरा नहीं आ पाया कि अब अखिलेश यादव के पाले में गेंद जाती हुई दिख रही है या फिर अभी दिल्ली बहुत दूर है? नहीं, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हतोत्साहित है, ब्लॉक लेवल का, तहसील लेवल का, वो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी से अब नहीं जुड़ पाएगा जिस तरीके से जुड़ना चाहिए था। और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन है, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे दूसरे संगठन हो, उस तरीके से दोबारा जुड़ पाएंगे इसकी उम्मीद मुझे तो ना के बराबर है। और इससे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान होगा और उसका सीधा फायदा समाजवादी पार्टी को इसलिए मिलेगा क्योंकि वो प्रदेश की दूसरे नंबर की पार्टी है। और इसमें मुझे, क्योंकि अगर इंडिया गठबंधन के साथ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी लड़ते हैं तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के भी कुछ नंबर बढ़ेंगे और कांग्रेस उत्तर प्रदेश में जिंदा होगी। हालांकि मैं ये भी देख के चल रहा हूं कि मायावती को बहुत ज्यादा फायदा इसलिए नहीं मुझे होता हुआ दिख रहा है क्योंकि दलित मायावती से कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ और समाजवादी पार्टी की तरफ मूव कर गया है। अब समाजवादी पार्टी से कितना खींच के वापस बसपा ला पाएगी ये तो समय ही बताएगा, क्योंकि बसपा की कोई रणनीति अभी दिखाई नहीं दी है कि जिससे कोई नई रणनीति वो लेके आए और अपने वोटर को खींचे। हालांकि चर्चाएं तो दिल्ली में ये हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है कि मायावती के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा जाए ताकि कुछ दलित आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोग इतने खीन हो चुके हैं, 10 साल की सत्ता की जो एंटी कॉम्बेंसी होती है वो भी समाजवादी पार्टी के, सॉरी, भारतीय जनता पार्टी के साथ चल रही है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में चीजें हो रही हैं उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी। विपक्षी दलों की सरकार मुझे बनती है 27 में दिख रही है। आज के हालात में अगर हम देखें, अब कल क्या होगा वो तो कल ही पता चलेगा, लेकिन आज की परिस्थितियां तो बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में नुकसान होता साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी 15 जुलाई को दोपहर 3 बजे केपी मलिक, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी ने एक भविष्यवाणी की है और मुझे लगता है कि इससे पहले जो 40 डंडों की सीढ़ी डालने वाली बात जो जो थ्योरी केपी मलिक जी ने की थी वो सच साबित हुई उत्तर प्रदेश के भीतर। और अब केपी मलिक जी ने दूसरी बात ये कह दी है कि उत्तर प्रदेश में 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनने जा रही है। और इंडिया गठबंधन, या यूं कहें कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में लड़ती है तो विपक्ष की सरकार बनती हुई केपी मलिक जी को दिखाई दे रही है। तो टोटल भारतीय कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी की आपसी सिरफुटौल का फायदा अब विपक्ष को जाएगा। पहले आपसी सिरफुटौल का फायदा विपक्ष को गया, नरेंद्र मोदी जी बैसाखियों पर आ गए। अब दूसरी बार सिरफुटौल का फायदा इतना ज्यादा विपक्ष को होने जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ होने जा रहा है। केपी मलिक सर ने बहुत विस्तार में समझाया कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस समय चल क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी हारी क्यों, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग जो इस बात पर रखी गई थी कि हम क्यों हारे, हम कहां कमजोर रह गए, उस मीटिंग में भी, उस मीटिंग के भीतर भी आपसी सिरफुटौल ही देखने को मिली। वो चर्चा तो बहुत दूर रह गई भारतीय जनता पार्टी की हम क्यों हारे, वो निष्कर्ष कोई नहीं निकल पाया। केपी मलिक जी ने बताया कि क्यों हारे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग वाकई सीरियस हैं और देखना चाहते हैं कि वो क्यों हारे, कहां पर कमी रह गई, तो उल्टा चश्मा यूसी की ये डिबेट पीछे करके एक बार दोबारा से देख सकते हैं। केपी मलिक सर, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शक, जिन दर्शकों ने यहाँ तक देखा और वीडियो में यहाँ तक आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि आप ही हमारी शक्ति हैं। आप हमारे साथ आएंगे, सच को और सामर्थ्य मिलेगा, सच 100 की रफ्तार से और तेजी से आगे बढ़ेगा। और सच आगे बढ़ेगा तो लोगों को सही बात मालूम चलेगी। आप अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ शेयर कर दीजिए, बाकी सब आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, सच निकाल कर ला रहे हैं, सच पर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।